ठीक है। उसकी क्या हालत होती है, इट विल बी जस्ट होली डिस्ट्रॉयड, सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो चुका होता। ठीक है। एज लाइक अगर वो सीरिया में होता, सीरिया में अभी रिसेंटली वो अर्थक्वेक आए थे बैक टू बैक, देयर वाज मल्टीपल अर्थक्वेक। सो उस केस में भी क्या होता, हमारा डेटा सेंटर डिस्ट्रॉय हो जाता, बट इन द बैकअप प्रोसेस वी हैव टेकन इट्स मल्टीपल कॉपीज, वी हैव क्रिएटेड इट्स मल्टीपल कॉपीज इन अनदर रीजन्स, सो दैट हमारा डेटा सेफ रहे। ठीक है। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ रीजन्स की कर रही हैं, रीजन्स। ठीक है। ऐसे इसने 28 से ज़्यादा रीजन्स को अवेलेबल करवा रखा है कि यू हैव मल्टीपल रीजन्स इन विच यू कैन एक्सेस माय सर्विसेज, जैसे कि हाँ, वर्जीनिया है, यूएस के अंदर 4 रीजन है, यूएस ईस्ट में है। ठीक है। ऐसे हमारे पास मल्टीपल रीजन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 4 रीजन हैं, ईस्ट में 2 हैं, वर्जीनिया, ओहियो, वेस्ट में 2 हैं। ऐसे एशिया पैसिफिक के रीजन में वी डू हैव दिस 6 रीजन्स, मुंबई, ओसाका, सियोल, सिंगापुर, सिडनी, टोक्यो। कनाडा में भी एक रीजन है। यूरोप के अंदर भी हमारे पास 5 रीजन्स अवेलेबल हैं, जैसे कि फ्रैंकफर्ट, आयरलैंड, लंदन, पेरिस, स्टॉकहोम। और अमेरिका में, साउथ अमेरिका में साओ पोलो है हमारा, अफ्रीका में केप टाउन है, एशिया पैसिफिक में ये 4 और है, जकार्ता, हैदराबाद, हांगकांग, मेलबोर्न। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो हमें इंडिया के अंदर ही 2 रीजन देखने के लिए मिल रहे हैं, एक मुंबई हो गया हमारा और एक हैदराबाद हो गया। हैदराबाद रिसेंटली डेवलप्ड रीजन्स है, रीजन में से एक है, अभी इसे रिसेंटली डेवलप किया गया है। ठीक है। यूरोप के अंदर ज्यूरिक, स्पेन मिलान, मिडल ईस्ट के अंदर बहरीन एंड यूएई, एंड यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के नाम से भी एक मिडल ईस्ट के अंदर रीजन है। ये किस लिए बनाए गए हैं, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर एनी डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है। एक रीजन ये है, दूसरा रीजन क्या है इसका, सो दैट एक टर्म होती है हमारी लिटेंसी, हम लिटेंसी को भी बीट कर सके। ठीक है, लिटेंसी को भी हम बीट कर सके। ओके। सो हाउ हाउ लेटेंसी शुड बी बीटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मल्टीपल रीजन्स में इसके डेटा सेंटर अवेलेबल हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम उस, जैसे कि हम कोई सर्विस डेवलप कर रहे हैं फॉर अ पर्टिकुलर रीजन, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने उस सर्विस को अपने क्लोजेस्ट रीजन के अंदर डिप्लॉय करेंगे, सो दैट हमारा जो फैक्टर है, फैक्टर कौन सा, आपका लेटेंसी फैक्टर, उसे बियर किया, उसे बीट किया जा सके। उसे कैसे करेंगे आपको मैं दिखा देता हूँ। अब हम इंडिया के अंदर हैं, इंडिया के हम मुंबई रीजन में बैठे हैं। अगर मेरी सर्विस यहाँ से, मैं दिल्ली से बैठ के या नोएडा से बैठ के अगर मैं वर्जीनिया को एक्सेस करूंगा, आपको पता है कि ये सबसे दूर का रीजन है, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सबसे पास मेरा रीजन आएगा मुंबई। ठीक है। मुंबई में थोड़ा सा बिल्कुल सबसे कम टाइम लगेगा, हैदराबाद थोड़ा सा उससे दूर पड़ेगा, तो हैदराबाद के अंदर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें हम जरा चेक कर लेते हैं, हाउ हाउ द लेटेंसी विल बी फैक्टर्ड, जस्ट हैव अ लुक गाइस, हैव अ लुक। सो वी डू हैव अ वेबसाइट क्लाउड पिंग इन्फो। ठीक है। क्लाउड पिंग इन्फो पे चलते हैं एंड इट विल बी जस्ट पिंगिंग द मल्टीपल रीजन्स। Amazon वेब सर्विसेज के रीजन्स है, मल्टीपल रीजन्स, उन्हें ये पिंग करेगी। ठीक है। सो लेट मी डू एच टी टी पी पिंग, तो ये बता रहा है टाइम पीरियड आने जाने का। ठीक है। सो कैन यू सी वर्जीनिया गाइस,
माई स्क्रीन इज विजिबल ना? विजिबल सर। Yes, sir. सो लेट्स गो टू द, ठीक है। सो वर्जीनिया के अंदर सबसे ज़्यादा टाइमिंग इशू आ रही है, हम देख रहे हैं कि 318 मिली सेकेंड्स की हमें लेटेंसी मिल रही है। ओहियो के अंदर अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया को देखते देखते थोड़ा सा पास आए तो यूएस सबसे दूर है, तो सबसे ज़्यादा लेटेंसी भी यूएस के ईस्ट रीजन से आ रही है एज कम्पेयर टू द वेस्ट रीजन। फिर अगर थोड़ा सा पास आ जाते हैं यूरोप में, यूरोप में आपकी लेटेंसी थोड़ी सी कम हो गई है, ठीक है, एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स, बिकॉज दे आर क्लोजर टू इंडिया देन यूएस। मिडल ईस्ट में चलते हैं तो और ज़्यादा कम हो जाती है, 66। अगर मैं मुंबई की देखता हूँ तो इट कम्स टू द 29, ठीक है, 29 मिली सेकेंड्स आती है, और हैदराबाद की आती है 42 मिली सेकेंड्स। तो ये जो नाम रखे गए हैं, ये ऐसा नहीं किसी कंट्री के स्पेसिफिक नाम पे रखे गए हैं, किसी उस पे रखे गए हैं, नहीं, ये इन्होंने अपने रीजन के हिसाब से, नेमिंग कन्वेंशन के हिसाब से कुछ नेम डेवलप किए हैं, एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग देम। ओके, सो दिस वाज द लेटेंसी। ऐसे हमारे पास कई सारे क्लाउड है, ये उनकी भी टेस्टिंग करती है, जैसे कि कोरवीव के हैं लास वेगास, शिकागो और न्यूयॉर्क के अंदर डेटा सेंटर है। सो इट्स जस्ट ट्राई टू पिंग। कई सारे डिजिटल ओशन, आईबीएम क्लाउड, लिनोड नेटवर्क है आपका, स्केल वे, इन सब पे ये आपको लेटेंसी प्रोवाइड करवा रही है, क्या इतना टाइम इसमें लगता है। ये पिंग कहाँ से कर रहा है, हमारे लोकल लैपटॉप से? हाँ, मतलब मेरे जो आईएसपी है, जैसे मैं पे किसी वेबसाइट को पिंग करूँगा, जैसे यहीं से करता हूँ मैं, अगर पिंग 8.8.8.8, सो ये मेरे सिस्टम से लेके चल रहा है ना पिंग। ये तो हमारा लोकल सिस्टम हो गया। ये मेरा मेरे आईएसपी की लोकेशन से लेके चल रहा है, ठीक है। आईएसपी ऑब्वियस सी बात है, मेरा ही लोकल ही मिलेगा इसका। तो ये देख रहा है कि हाँ, मेरी लोकेशन इंडिया में है और मैं दिल्ली रीजन में हूँ। अगर मैं इसी की जगह कोई वीपीएन यूज़ कर लूँगा, या फिर आपको एक मशीन लॉन्च करके दिखा देता हूँ मैं, अगर उसके अंदर एक मशीन हम आरडीपी लॉन्च करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स में, एंड देन वी विल चेक द पिंग अगेन, ठीक है। फिर पिंग देखेंगे कि उस केस में हमें पिंग में क्या रिस्पांस मिलता है। ओके, ठीक है। तो ये था रीजन्स का कंसेप्ट। एक आता है अब आपके पास रीजन के बाद अवेलेबिलिटी जोन्स का कंसेप्ट। अवेलेबिलिटी जोन्स, ठीक है, इन्हें हम जनरली एजीज के नाम से पहचानेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। एजीज, हम एजी बोलेंगे। अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी जोन क्या कहता है, व्हाट डज अवेलेबिलिटी जोन मींस, कि आपके एक अब रीजन के अंदर, इन अ सिंगल रीजन वी डू हैव मल्टीपल डेटा सेंटर। अब ये मुंबई था, ये मुंबई तो उसने सिर्फ रीजन का नाम दिया है, एक्चुअली में डेटा सेंटर तो इन तीन लोकेशन पे हैं, ए बी सी, ठीक है। एक्चुअली में ये डेटा सेंटर इन तीन लोकेशंस पे हैं, ए बी एंड सी। एजी इसको डिफाइन कुछ इस तरीके से करता है कि आपका रीजन का नेम हो गया एपी साउथ वन, एंड देन आपके अवेलेबिलिटी जोन का नेम, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए, फॉर एग्जांपल बी, फॉर एग्जांपल सी, एंड सो ऑन, ठीक है। सो इट जस्ट मेक्स द अवेलेबिलिटी जोन क्लियर फॉर दोस। क्यों बना रखे हैं इसने अवेलेबिलिटी जोन? अवेलेबिलिटी जोन इट हैज जस्ट डेवलप्ड सो दैट availability zones are developed so that we do have multiple availability zone in a single region as well, ठीक है। अगर आप एक ही लोकेशन के लिए सर्विस बनाना चाह रहे हो, एक ही लोकेशन के लिए, जैसे कि इंडिया के लिए, तो आप इंडिया की बैकअप कॉपीज अलग अलग एजीज के अंदर भी रख सकते हैं, ठीक है। कुछ सर्विस होती हैं जो हमारी रीजन स्पेसिफिक होती हैं, कुछ सर्विस होती हैं हमारी एजी स्पेसिफिक होती हैं। एजी स्पेसिफिक मतलब, एजी स्पेसिफिक का मतलब है कि हम उन सर्विसेज को मल्टीपल एजी, मतलब आपको एजी डिफाइन करना पड़ेगा सर्विस लॉन्च करने से पहले, एंड कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ आपको रीजन डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे कि हम इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड EC2 की अगर हम बात करेंगे, तो EC2 हमारी एक एजी स्पेसिफिक सर्विस है, दैट मीन्स इट विल बी कवर्ड अंडर द अवेलेबिलिटी जोन। आपको अवेलेबिलिटी जोन का ध्यान रखना पड़ेगा। इन द केस ऑफ S3 बकेट्स, जहाँ पे हम स्टोरेज के लिए बकेट्स लेंगे, उस केस में आपको रीजन का
ध्यान रखना पड़ेगा कि व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द अवेलेबिलिटी जोन, ठीक है। जहां सर्विस बाइंड है अपने अवेलेबिलिटी जोन से, उस केस के अंदर आपका अवेलेबिलिटी जोन सेम होना जरूरी है। हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, अगर हम बाय चांस या फिर हम मैन्युअली करेंगे ये चीज, इफ वी आर चेंजिंग आवर अवेलेबिलिटी जोन, सो व्हाट हैपेंस, ठीक है। सो वी विल सी व्हाट हैपेंस, ठीक है। सो आई बिलीव सो ये रीजन अवेलेबिलिटी जोन का कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। अमन, सुनील, दुर्गेश, सोनू। क्लियर है सर। यस सर। Yes, sir. अमन, आपने पहले भी क्लासेस ली हैं क्या? सर मैंने ली थी बट ना कुछ मैं चला गया था, कहीं तो से छूट गई थी मेरी सारी, आपसे ही ले रहा था मैं। हाँ, मुझे याद है नाम, अमन खन्ना नाम। तब तक। हम्म। बट काफी टाइम हो गया हाँ उसको तो, पहले ले 2-3 महीने हो गए इस बात ले रहा को। था बट मेरी वहां तक हुई थी ना, आपकी क्या बोलते हैं, 2-3 क्लासेस हो गई थी। हाँ जी हाँ, मेरी 2-3 क्लासेस हो गई थी, लॉन्च इंस्टेंस वाली और वो मेक यूजर वाली हो गई थी। कौन सी? हाउ टू मेक यूजर। अच्छा, आईएम वाली। सर जो आपने बताया था वो IAM यूजर कैसे बनाते हैं। हाँ ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है। ठीक है गाइज, एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस वीक थोड़ा सा स्लो चलने वाले हैं, बिकॉज वी आर हैविंग सम स्टूडेंट्स विच आर प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट वीक एज वेल। सो इस वीक हम थोड़ा सा स्लो चलेंगे, एंड द नेक्स्ट वीक वी आर जस्ट गेटिंग अप टू आवर ओन स्पीड, ठीक है। जिस हिसाब से हम करेंगे उस हिसाब से हम चलेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट वीक एज वेल, ठीक है। अगर आप लोगों को भी कोई डाउट्स है, सो वी आर हैविंग अ plenty of time, you guys can ask me if you have any of the query, ठीक है। सो AWS के बारे में थोड़ा और समझते हैं कि क्या चीज़ है। मैंने आपको इसके रीजन्स एंड अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में बताया, ठीक है। अब इसकी ज़रा फ्री सर्विसेज के बारे में पढ़ते हैं कि AWS की फ्री सर्विसेज है, कौन सी फ्री सर्विसेज हैं, कितनी फ्री सर्विसेज हैं। ये मैंने आपको, ये ड्राइव का लिंक आई बिलीव सो सबके पास है, ठीक है। फ्री टियर हमने पढ़ लिया था, उसके बाद ही हम इसी में गए थे। लास्ट वीक हमने फ्री टियर ही पढ़ा था। लास्ट कितनी, एक ही तो क्लास हुई थी। कल पिछली बार 2 क्लास थी। फर्स्ट में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था, सेकंड के अंदर ये पढ़ लिया था हमने। पिछली बार 2 क्लासेस में थी, एक में तबीयत खराब एक थी। में हाँ, आधे में छूटी थी, लेकिन हुई तो थी। ठीक है, ठीक है। So let's have a overview over the free services as well. No issues, कोई बात नहीं, ठीक है। AWS कहता है कि जैसे आप एक नया अकाउंट क्रिएट करोगे, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू a plenty of free services, but these services आर फ्री इन अ लिमिटेड कोटा फॉर अ लिमिटेड टाइम, ठीक है। मतलब AWS कहता है कि अगर आप एक इंस्टेंस लॉन्च करते हो, EC2 का मशीन बनाते हो, तो आपको 750 घंटे फ्री मिलेंगे। यू विल बी गेटिंग 750 आवर्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग यूर EC2 मशीन्स इन T2 टाइप ओनली। हमने मशीन तो क्रिएट नहीं करेंगे लास्ट क्लास में, उससे पहले वाली कर ली थी, लेकिन फिर उसके बाद ठीक है। सो इट इज प्रोवाइडिंग अस द T2 माइक्रो और T3 माइक्रो। दे स्टेट्स दैट कि आपको एक कोर का CPU और 1 GB रैम की मशीन आपको फ्री मिलेगी। दैट्स ओनली you can use for a month, and in a month you can use up to 750 hours of the EC2 data। Amazon S3 जो इसकी स्टोरेज सर्विसेज है, इसके अंदर आपको 5 GB डेटा मिलेगा स्टोर करने के लिए, बट ये 5 GB स्टैंडर्ड स्टोरेज है, मतलब 5 GB आपके पूरे साल के लिए है, ठीक है। साल के लिए मान लो, महीने के लिए मान लो, जैसा भी है, क्योंकि दिस इज द 5 GB एंड फॉर द मंथ। यहाँ पे मशीन है कि एक महीने के अंदर 750 घंटे आप यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको बिल देना पड़ेगा, एंड फॉर द फ्रॉम एवरी फर्स्ट ऑफ द कंसेक्यूटिव मंथ इट विल बी गेटिंग रिन्यूड, ठीक है। ये आपको रिन्यू हो जाएगी, ठीक है। ऐसी मल्टीपल सर्विसेज, अब AWS तो अपने को मोर देन 200 सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एवरीबडी, एवरी सर्विस, ठीक है। जैसे कि हम सेज मेकर नहीं पढ़ेंगे, हम DynamoDB पढ़ेंगे, 25 GB की स्टोरेज दे रहा है, हम लैम्डा पढ़ेंगे, हम RDS पढ़ेंगे, हम S3 पढ़ेंगे, हम EC2 पढ़ेंगे, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू विद द S3 सेज मेकर, रेडशिफ्ट डेटा वेयर हाउसिंग नहीं करेंगे, ओपन सर्च नहीं करेंगे,
वी विल बी वर्किंग ऑन द एसएमएस। ठीक है, अब देखो इन दोनों सर्विस को देखो कि ये है आपका फ्री ट्रायल है 2 महीने के लिए। ये सेज मेकर को आप यूज़ कर सकते हो, ये मशीन लर्निंग का एक मॉडल है, एक टूल है जिससे आप यूज़ कर सकते हो फॉर द 2 मंथ्स। बट अगर आप लैम्डा पे देखोगे तो यहाँ पे लिखा हो ऑलवेज फ्री, मतलब इसकी 1 मिलियन रिक्वेस्ट हर महीने आपको फ्री मिलने वाली है। ठीक है, ऐसे ही ये सारी फ्री टायर की सर्विसेज दिखा रहा है। क्लाउड वॉच आपको 10 क्लाउड कस्टम मैट्रिक्स हैं, अलार्म्स प्रोवाइड करवा रहा है। क्लाउड कनेक्ट, कॉम्प्रिहेंड मेडिकल, कॉम्प्रिहेंड क्लाउड फ्रंट। हम क्लाउड फ्रंट पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, CDN जस्ट जनरली क्या होता है, जहाँ पे आपका सर्वर नहीं होता वहाँ पे हम CDN बना देते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मेरा एक सर्वर इंडिया में है और मेरे कुछ यूजर्स कनाडा में हैं, आपको जैसे कुछ इंडियंस हमारे कनाडा में, एंड दे आर इंटरेस्टिंग राइट नाउ फॉर द IPL, वो IPL को इंटरेस्टेड है जस्ट हैविंग द व्यू। तो हम क्या कर सकते हैं, अब सर्वर बनाने के लिए आपको पता है इंडिया के अंदर ही इसका बैकअप बना हुआ है, मतलब सर्वर इसका इंडिया में है। हमारे जो कनाडा वाले यूजर्स हैं उन्हें लेटेंसी तो मिलने वाली है, तो हम उसको बाईपास करने के लिए हम एक सर्विस को यूज कर सकते हैं, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, वेब सर्विस टू डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट टू एंड यूजर। इससे हम क्या कर सकते हैं, एक वर्चुअल सर्वर डिप्लॉय कर सकते हैं। इट विल नॉट बी अ वर्चुअल सर्वर एग्जैक्टली, इट विल जस्ट क्रिएट द रेप्लिकास ऑफ द रिजल्ट। आपके वेब सर्विस की रेप्लिका स्टोर कर लेगी एंड इट विल बी प्रोवाइडिंग यूजर्स फ्रॉम दैट रेप्लिका, मतलब उसकी कैश मेमोरी में स्टोर हो जाएगा कि ये बंदा ये रिजल्ट्स मांग रहा है तो मुझे पहले से यही चीज़ चाहिए। ठीक है, सो वी विल बी लर्निंग दिस क्लाउड फ्रंट एज वेल। ठीक है, सो ऐसे हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, EFS, EBS, कंटेनर रजिस्ट्री आपकी डॉकर इमेजेस को स्टोर करने के काम आती है। ठीक है, ट्रांसकोडर, ये मीडिया ट्रांसकोडिंग सर्विसेज है, ये डेटाबेस की सर्विस इलास्टिक कैश, गेम लिफ्ट गेम टेक्नोलॉजी है। सो वी आर नॉट कवरिंग दिस गेम लिफ्ट, दिस कैश एज वेल, ECS एज वेल, बिकॉज इट विल बी अ पार्ट फॉर द डॉकर, सॉरी डेवऑप्स। ठीक है, सो ये इसके कुछ फ्री सर्विसेज का ओवरव्यू था, हाउ द फ्री सर्विसेज आर वर्किंग ओवर इट। ठीक है, अब मैं आप लोगों को कुछ बता रहा, गाइस 1 मिनट देना, कुछ बच्चे हैं ये। सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, तो मैंने कुछ सर्विसेज के बारे में बताया था कि कुछ सर्विसेज होती हैं जो आपकी रीजन स्पेसिफिक, एजी स्पेसिफिक। ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो एजी स्पेसिफिक हैं, जैसे कि EC2, EBS के वॉल्यूम्स, RDS, रेडशिफ्ट, सबनेट, EFS, ये सारे क्या होते हैं, एजी स्पेसिफिक होते हैं। मतलब यहाँ पे आपको अवेलेबिलिटी जोन डिफाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, आगे होती है आपकी कुछ रीजनल सर्विस, जैसे कि जो पूरे के पूरे रीजन पे वर्क करते हैं, जैसे आपका VPC, डायनामो DB, स्नैपशॉट, Amazon मशीन इमेजेस, S3 बकेट्स, SCS नोटिफिकेशन सर्विस, क्लाउड वॉच मैट्रिक, ये आपको एक रीजन पे सिलेक्ट करना पड़ता है। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो पूरे के पूरे आपके ग्लोबल पे लगते हैं, मतलब यहाँ पे रीजन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी भी रीजन से इन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहले हमारा आता है IAM वाली ये सर्विसेज। IAM यूजर्स को हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एंड दे कैन एक्सेस ऑल दोज थिंग्स एज वेल। ठीक है, फिर आता है आपका CDN, क्लाउड फ्रंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, जिस एप्लीकेशन पे दे आर ऑल्सो कवरिंग। ठीक है, तो क्या बता रहा था मैं? IAM सर्विसेज हैं जो ग्लोबल है, जिनके रीजन स्पेसिफिक है, एजी हाँ स्पेसिफिक हाँ, है। ठीक है, सो कुछ सर्विसेज हैं ऐसी, जैसे हमारे पास एक राउट 53 भी है। राउट 53 क्या कहती है, राउट 53 जस्ट स्टेट्स दैट जहाँ पे आप अपने डोमेन्स रजिस्टर्ड डोमेन्स के लिए होस्टिंग स्पेस ले सकते हो इन द CDN।
ठीक है। हर चीज़ पे एक लिमिट भी लगाई गई है जिसे आप अपने अकाउंट के अंदर चेक भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपली आई बिलीव सो सबके अकाउंट क्रेडिट होंगे। दुर्गेश, सोनू, अमन, सुनील, सबके पास अकाउंट है ना? Yes, sir. ठीक है, कोई ऐसा जिसके पास अकाउंट ना हो और जिसे बनाना भी सर नहीं मैंने है? अभी नहीं बनाया, हाँ, मैंने नहीं बनाया अभी तक। नहीं बनाया। अकाउंट बनाना आता है या नहीं बताऊं मैं? सर, आता है। अमन अमन के पास होगा। दुर्गेश, व्हाट अबाउट यू? Yes, sir, है मेरे पास। चलिए, ये रुको। ठीक है। बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, कूल। ठीक है, आपके पास जो सर्विस है उन सर्विस की लिमिट्स आप कहाँ पे चेक कर सकते हो? आप अपने अकाउंट में जाके अपने अकाउंट में, लेट मी लॉग इन टू माय ओन अकाउंट बिकॉज इस अकाउंट के अंदर मैंने एक एज अ यूज़र लॉग इन कर रखा है। ठीक है, आई विल नॉट बी गेटिंग द फ्री सर्विसेज ऑप्शन है। फ्री टेयर के अंदर अपने पास कुछ नहीं होगा क्योंकि अकाउंट फ्री टेयर का है ही नहीं। लेट मी लॉग इन टू दिस माय रूट वन। ठीक है, ठीक है। सो यू विल सी कि लेफ्ट साइड में आप जाएंगे तो आपको फ्री टेयर का ऑप्शन दिखेगा। फ्री टेयर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड यू विल सी दिस यूसेज कि आपने कितना यूज़ कर लिया है। जैसे कि अपने पास ये 2000 रिक्वेस्ट हैं S3 के लिए, जिसमें से मैंने 1713 रिक्वेस्ट यूज़ कर ली हैं एंड वी डू हैव अराउंड 2000 रिक्वेस्ट फ्री फॉर द टेयर। तो ये दिखा रहा है जिस हिसाब से आपने यूज़ करी हैं उस हिसाब से फोरकास्टेड इतनी होने वाली है। ठीक है, ये 3 GB फ्री, 30 GB फ्री होता है, हमने 3 GB यूज़ कर लिया है। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी फ्री टायर की रिक्वेस्ट दिखा रहा है। लेट मी ओपन माय बिल्स। बिल्स में दिखाएगा कि आपकी करंट यूसेज कितनी हुई है। जैसे कि इस महीने की मेरी करंट यूसेज कुछ भी नहीं है। ठीक है, सो आप इसे अपने इंस्टांसेस को रिमूव ज़रूर कर दिया करना। जैसे कि मेरे बाय डिफ़ॉल्ट ओपन पड़े हैं, ये बात मैंने अभी भी देखी। ठीक है, इनको डिलीट कर दो, बेटर रहेगा। चलो, ठीक है। सो यू कैन सिंपली व्यू द योर फ्री सर्विसेज इन द बिलिंग डैशबोर्ड। लेफ्ट साइड में आपको फ्री टेयर के नाम से एक ऑप्शन दिख ही जाएगा। सॉर्टेड। ठीक है, आपको चेक करना अगर अपने बिल्स में कि आपके पेंडिंग बिल्स किस वजह से जनरेट हुए हैं, तो आप सीधा स्क्रॉल डाउन करके उसकी इमेजेस को, डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हो कि आपने क्लाउड ट्रेल इतना यूज़ किया और इतना करा। जैसे कि अभी मेरा कोई भी बिल नहीं है अप्रैल का, मैं मार्च का बिल देखता हूँ। मार्च का बिल आप लोगों को दिख रहा होगा मेरा $5.36। तो ये 5.36 किस वजह से जनरेट हुआ है? सबसे ज़्यादा बिल मेरा आया है EC2 क्लाउड से, फिर आया मेरा डेटा ट्रांसफ़र से।
सो ETC2 क्लाउड के बारे में मुंबई रीजन में मेरा सबसे ज़्यादा बिल जनरेट हुआ है। एक तो नेट गेटवे ने किया है, ठीक है, नेट गेटवे हमने यूज़ किए हैं, तो नेट गेटवे ने हमारा बिल जनरेट किया है, ठीक है। EC2 रनिंग विंडोज़ हमारी रन कर रही थी, वो हुई है आपकी T2 मीडियम हमने ली थी। हमें लेना था T2 माइक्रो इंस्टेंस, बट हमने सिलेक्ट कर लिया था T2 मीडियम, इस वजह से हमारा थोड़ा सा बिल जनरेट हुआ है। EBS 10 GB पर मंथ हमने यूज़ किया है, उसका बिल लगा है 0.54 GB, ठीक है। सो मल्टीपल बिल्स आर देयर, यू कैन सी, ठीक है। जो हम एक लैब भी करते हैं ना कि डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र करते हैं मल्टीपल रीजन्स में, वो भी हमारे बिल्स में हिट करता है। यू विल सी मुंबई टू US वर्जीनिया रीजन आउट, हमने डेटा शेयर करा है मुंबई से लेके वर्जीनिया के अंदर। सो इट जस्ट मेड अ बिल ऑफ $1.23, ठीक है। $1.23 का इसने एक बिल भी जनरेट करा है, तो यू कैन जस्ट टाइप का डेटा ट्रांसफर अगर आप रीजन एक रीजन से दूसरे रीजन में मूव करते हैं या EMI मूव करते हैं तो उसमें बिल्कुल apply उसका अप्लाई होता है डेटा ट्रांसफ़र। AMI मूव कर रहे हो, रीजन मूव कर रहे हो, कोई सर्विस की रेप्लिका क्रिएट कर रहे हो, S3 के अंदर बिल क्रिएट नहीं होगा, बट आपकी स्टोरेज फुल होगी जो ओवरऑल बिल पे इम्पैक्ट करेगी। जैसे अगर मल्टीपल रीजन्स में आप बैकअप कॉपीज रखना चाहते हो, तो आपको जैसे फ्री टायर की बात छोड़कर हम करते हैं, जो भी चार्जेस है फॉर लेट सपोज $1 फॉर अ GB, तो आपका 10 GB का डेटा तो आपने मुंबई में रख रखा, आप अपने बैकअप के फॉर्म में या फिर आप कह सकते हो दूसरी सर्विस जो हमारी कनाडा में चल रही है उसको हमें ईजिली वर्क कराने के लिए उसकी रेप्लिकेशन करवानी है, जो डेटा इंडिया में सीधा का सीधा कनाडा के बकेट में ट्रांसफ़र हो जाए, तो उस केस में आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। मूव करने का भी चार्ज देना पड़ेगा कि रेप्लिकेशन हो रही है इंडिया से लेके डेटा को हम US में भेज रहे हैं, पहला चार्ज बाय डिफॉल्ट। ट्रांसफर बैंडविड्थ कॉस्ट होगी या ट्रांसफर चार्जेस के नाम से ऐसे सर्विस फीस होगी? जितना डेटा आप ट्रांसफ़र करोगे उतनी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी, तो डेटा ट्रांसफर जितना लगेगा ना, ट्रांसफर कॉस्ट ट्रांसफ़र कॉस्ट, ठीक है। फिर ट्रांसफ़र कॉस्ट हो गई आपकी, फिर उसको यूज़ करने की कॉस्ट, बिल्कुल वो सारी आपको पे करनी पड़ेंगी। बैंडविड्थ सर्विस दोनों का लगेगा। हाँ जी, ठीक है ना। सो ये कुछ इस तरीके से AWS अपनी सर्विसेज को मैनेज करके चलता है। ठीक है, कपिल ठीक है। सो यहाँ तक सारी चीज़ें आई बिलीव सो क्लियर होंगी, ऐसा कुछ नहीं है जो इसमें क्लियर ना हो। हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने एक बार IAMs को पढ़ते हैं कि व्हाट डज दैट IAM सेज, ठीक है। आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट एक सर्विस है आपके AWS की प्रोवाइडेड, जो आपके यूजर्स को मैनेज करने के लिए बनाई गई है, यूजर्स को मैनेज करने के लिए और यूजर्स की पॉलिसीज को, यूजर्स की परमिशन को मैनेज करने के लिए सर्विस है, ठीक है। सो आपको जैसे आप IAM पे क्लिक करोगे तो आपको IAM का एक डैशबोर्ड दिखेगा, यू हैव टू सेलेक्ट ऑन दिस IAM सर्विसेज। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एक्सेस मैनेजमेंट दिख रहा है, देखो क्या हुआ? लाइट ना सीधी आंखों में पड़ गई है, मैं बैठ के इसी चक्कर में अब यहाँ से कर रहा हूँ तो ये भी आंखों में सीधी पड़ रही है। लाइट सीधी पड़ रही है आंखों में, ये लाइट रिफ्लेक्शन बंद कर दो ना, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड का तो ये काम ही नहीं है अपने पास, दोनों बंद कर दो, दोनों कर दो, दोनों
ठीक है। हाँ, दे दो। चलो ठीक है। हमें पढ़ना है वैसे। उधर से इधर भी इस चक्कर में चलो, ठीक है। सो वी डू हैव दिस IM सर्विसेज। IM सर्विसेज अगर आप देखोगे तो आपका IM का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। एंड नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा कि आप अपने लेफ्ट साइड में देखोगे तो आपको एक्सेस मैनेजमेंट दिखेगा, डैशबोर्ड पे दिखा रहा है सिक्योरिटी रिकमेंडेशन। सिक्योरिटी रिकमेंडेशन में हमारे पास हम अपने अकाउंट को सिक्योर भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तक हमने ये देखा है कि हमारे अकाउंट को लॉगिन करने के लिए हमें सिर्फ एक यूजर नेम और यूजर आईडी और अपने पासवर्ड की जरूरत थी, एंड बाय दिस वी कैन सिंपली लॉग इन टू अवर अकाउंट। बट अगर ये यूजर आईडी और पासवर्ड ही मेरे कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, मान लो कि किसी बंदे ने अपने सिस्टम के अंदर की लॉगर लगा रखा है या किसी भी रीजन से वो एक्सेस करना चाहता है, मेरे पास आई वॉज नॉट हैविंग अ लिमिटेड एक्सेस टू माई इंटरनेट, तो मैंने मुझे अर्जेंसी थी तो मैंने किसी फ्रेंड को फ़ोन करके बोल दिया कि भाई मेरे अकाउंट में लॉगिन कर ले और ये सर्विस बंद कर दे। तो और करने के बाद सर्विस स्टार्ट करने के बाद जस्ट लॉग आउट कर दिया, बट पासवर्ड बता दिया ना, आई एम नॉट इन दैट फेज कि मैं अभी पासवर्ड चेंज कर पाऊँ। तो हम इसके अंदर अपने कई सिक्योरिटी मेजर्स को लेके चल सकते हैं, दैट वी कैन सेट अप अ MFA एज वेल। MFA क्या होता है? मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। जैसे आपके पास कई सारे ऑथेंटिकेटर अवेलेबल हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, डुओ मोबाइल, है, सिमेंटेक है, ठीक है। ऐसे ही अपने पास कई सारे ऑथेंटिकेटर अवेलेबल, तो आप अपने ऑथेंटिकेटर के साथ इसको बाइंड कर सकते हो। जैसे कि आप चाहो तो ऐड MFA पे क्लिक करो। ऐड MFA करोगे जैसे ही ये पूछेगा आपसे कि आपको किस तरीके का मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सेटअप करना है। जैसे कि असाइन एन MFA डिवाइस, आप जाओगे तो ये मेरा यूज़र आईडी है, ये अकाउंट आईडी है, ये मेरा अकाउंट नेम है। आई कैन सिंपली असाइन MFA डिवाइस। MFA डिवाइस से ये पूछ रहा है कि MFA डिवाइस का नाम हमने डिवाइस का डिवाइस ही रख दिया है, ठीक है। MFA टाइप कैसा होगा? MFA टाइप में हम रख सकते हैं कि हमारा ऑथेंटिकेटर ऐप है जो मोबाइल में एप्लीकेशन अवेलेबल है। रिकमेंडेड मेथड यही है, बाकी आप थर्ड पार्टी में सिक्योरिटी की भी यूज़ कर सकते हो। एक पेन ड्राइव की फॉर्मेट में आएगी और इसके अंदर ये डेटा को अपलोड कर देगी, जैसे आप लॉगिन करोगे तो उसको ये चाहिए ही होगी, ठीक है। एक हार्डवेयर TOPT टोकन होते हैं, मतलब ये पुराने ज़माने में यूज़ होते थे कि आपके कुछ एक जस्ट लाइक पेन ड्राइव के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होंगे और नंबर इसके साथ बाइंड हो जाएंगे, ठीक है। बट वो सब आउटडेटेड मेथड्स हैं, जस्ट गो विद दिस ऑथेंटिकेटर ऐप, क्योंकि आप मोबाइल हर किसी का हर किसी के पास हमेशा रहता है। सो आई विल जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन एंड आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बोलेगा इंस्टॉल अ कंपैटिबल एप्लीकेशन सच एज गूगल ऑथेंटिकेटर, डुअल मोबाइल और ऑथी ऐप ऑन योर मोबाइल डिवाइस और कंप्यूटर। आप ये सर्विस सिस्टम से भी लगा सकते हो, आप ये सर्विस मोबाइल से भी चला चला सकते हो, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा कि आप इसे मोबाइल में एक्सेस करना ऑथेंटिकेटर को, सो दैट जो आपके कोड्स आए, क्योंकि आपके मोबाइल में जैसे आप इसे लॉगिन करोगे तो आपके पास मल्टीपल ऑथराइजेशन कोड्स आएंगे जो हर 30 सेकंड के अंदर बदलते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यूनिक, आप खुद सोच लो कि 6 ही तो नंबर हैं, कितनी बार बदलेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं PNC में जाके ये कितने कुछ लैक्स ऑफ नंबर बन जाएंगे, इससे ज़्यादा तो कोई बन नहीं सकता, ठीक है। तो ये नंबर रिपीट हो सकते हैं, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं है, बट किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सा नंबर था वो नंबर डालना ज़रूरी है। तो जैसे ही मैं जाता हूँ इस पर ये बोलेगा ऑथेंटिकेटर ऐप को ओपन करना है, इस शो QR कोड पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो इस कोड को स्कैन करना है इन द ऑथेंटिकेटर ऐप, ठीक है। जैसे मैं इस ऑथेंटिकेटर ऐप के अंदर इसे स्कैन करता हूँ तो ये मेरे को बोलेगा कि आप इसके अंदर 2 कोड इनपुट करिए, ठीक है। जैसे हम स्कैन करेंगे, ठीक है। सो मेरे पास एक स्कैनर ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन है, जैसे कि मैं आपको दिखाई देता हूँ, ठीक है। सो लेट मी ओपन माय कैमरा, ठीक है। कैन यू सी मल्टीपल, ऊपर की 4 लाइनों में, कैन यू सी गाइस, निकल के रख दो। विजिबल होगा?
ये लिखे पड़े हैं ना ऊपर, ये वीआईपी ऑथेंटिकेटर, गूगल ऑथेंटिकेटर। तो ये चारों एप्लीकेशन है मोबाइल फ़ोन के अंदर, इनमें से कोई भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं कोई भी ओपन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम ओपनिंग गूगल ऑथेंटिकेटर। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, ठीक है, मैं गूगल ओपन कर लेता हूँ। गूगल ऑथेंटिकेटर को मैं ओपन करता हूँ एंड आई विल जस्ट सिंपली क्लिक ऑन द प्लस बटन पे बोलेगा स्कैन करना है क्यूआर कोड। जैसे मैं क्यूआर कोड को स्कैन करूंगा, मेरे पास ये डिवाइस में सिंक हो जाएगा एंड इट विल बी आस्किंग फॉर टू एक्सेस कोड विच विल बी प्रिंटेड ऑन माई मोबाइल स्क्रीन। जैसे मेरे पास दो कोड आया है, एक 426672, ठीक है, और दूसरा कोड आएगा 30 सेकंड के बाद। हर 30 सेकंड के अंदर ये कोड रिफ्रेश होते रहते हैं। एक नया कोड आया है, 426672, ठीक है। 091815 815, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा एमएफए ऐड कर दिया। ऑथराइजेशन कोड इज नॉट वैलिड, कोई बात नहीं, मैं दूसरे ऑथेंटिकेटर से इसे बाइंड कर देता हूँ। मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर से एक एक साथ दो कोड आ रहे हैं क्या सर उसमें ऐप में? नहीं नहीं, बैक टू बैक दो कोड आएंगे, उन्हें मुझे डालना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे डालता हूँ, मतलब 30 सेकंड के बाद कोड रिफ्रेश होते हैं ना, तो ये बोल रहा है कि बैक टू बैक जो दो कोड आएंगे आप उन्हें रिफ्रेश करिए, इनपुट करिए। 708745, ठीक है। ये मेरा एमएफए अब मेरे अकाउंट के साथ बाइंड हो चुका है। ये मैंने वर्चुअल नाम दे दिया था, ये आइडेंटिफायर एंड अभी अभी इसे क्रिएट किया गया है। अब इसका क्या बेनिफिट होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर मैं अकाउंट से लॉग आउट कर देता हूँ, साइन आउट कर देता हूँ मैं अपने अकाउंट से एंड आई ट्राई टू लॉग बैक इन वंस अगेन, उस केस में क्या होगा, ये मेरे से ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन के कोड्स पूछेगा, ठीक है। तो ये बिना एमएफए के अब ये लॉगिन नहीं करने देगा। तो 278562, जैसे मैंने एमएफए कोड डाला, देन ओनली आई सर कैन। ये तो हर बार चेंज होके आएगा ना फोन पे? हाँ, तो फोन को, बिना फोन के फिर आप लॉगिन कर ही नहीं सकते, ओके। ठीक है ना। एक बार अगर फोन खो गया, लॉस हो गया, तो आपको एडब्ल्यूएस के साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, देन दे विल बी जस्ट रीसेटिंग इट फॉर यू, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेरी इस पार्ट में? ये अगर हमने यूजर अकाउंट पे किया है एडमिन के बजाय, तो क्या एडमिन यूजर के लिए कर सकता है इंस्टेंट की? अगर आपने वो परमिशन दी है तो, जैसे कि मैं एज अ रूट अकाउंट में लॉगिन हूँ, आपको पता है, ठीक है। अब एक सिक्योरिटी मेजर ये आता है कि अगर हम रूट अकाउंट से सारे काम कर रहे हैं, तो थोड़े से प्राउड है कि हमारा पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, ठीक है। अगर हम एक ऐसा अकाउंट, यूजर अकाउंट बना दें जिसके पास सारी परमिशन है, नहीं, मैं उनसे बोल रहा हूँ, मैंने बिल्कुल सिक्योरली रूट अकाउंट अपना साइड में रखा हुआ है। मैं डेली बेसिस पे अलग से एक एडमिन बनाया हुआ है जिसको मैं यूज करता हूँ, बट मैं उसका पासवर्ड भूल गया, या हाँ। मेरा मेरा 2FA गुम हो गया, फोन ही गुम हो गया मेरा। बिल्कुल हो तो सकता रूट है। अकाउंट रूट से अकाउंट reset के हो पास जाता है। पूरी पावर है कि वो उसके पासवर्ड को रीजनरेट कर देगा, ठीक है। इट विल बी एबल टू रीजनरेट, ठीक है। मैं
IM यूज़र में जैसे ही आप जाएंगे, जैसे कि कोई यूज़र मैंने बनाया हुआ है, इसमें अगर MFA लगाया होगा तो मैं सिंपली इसको पासवर्ड चेंज कर सकता हूँ सिक्योरिटी क्रेडेंशियल पे जाके, assign MFA and remove MFA for my user. I can simply go to it, and what about the password? I can regenerate the passwords as well. ठीक है, ठीक है। अपने पास एक ऑप्शन होता था कि हम इसे इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। सिक्योरिटी क्रेडेंशियल में गए, असाइन MFA क्रिएट कीज, हाँ यहाँ क्रिएट कीज से आप सिंपली इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो कंसोल एक्सेस पे। ये रहा, ठीक है। सेट पासवर्ड, ऑटो जनरेट पासवर्ड, आपको एक नया पासवर्ड रखना है, आप एक नया पासवर्ड रख सकते हो। कस्टम पासवर्ड देना है, आप अपना कस्टम पासवर्ड भी दे सकते हो। मुझे ठीक है, वी कैन जनरेट न्यू कंसोल एक्सेस फॉर दिस, एंड वी कैन सिंपली रिमूव द MFA फॉर माई एनी ऑफ द यूजर, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये मेरे रूट अकाउंट से कनेक्टेड है ना, सो आई विल बी हैविंग ऑल द परमिशंस टू एक्सेस ऑल माय यूजर्स एज वेल, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? मेरे ख्याल से किसी को नहीं होगा।